यहाँ भी कुछ और बातें करने आई हूँ। यहाँ बातें करने आई हूँ मैं खुद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से 25 साल पहले मास्टर्स इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस करके निकली और आज की डेट में मैं इमरजेंसी रिस्पांस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हूँ। बांग्लादेश, वियतनाम, यमन सब जगह इमरजेंसी रिस्पांस कम्युनिकेशन पे और स्ट्रैटेजी के काम कर रही हूँ। साथ ही शुरुआत ब्रॉडकास्टर के तौर पे हुई थी, तो आवाज़ों का महत्व मैं समझती हूँ और सही वक्त पर सही जगह अगर सही आवाज़ हो तो जादू क्या होता है और चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और यकीनन आप सबने अपने अपने करियर स्पैन में न जाने कितनी ही बार देखा होगा। तो कहूँगी ये कि बहुत पहले, कई 100 साल पहले, जब ब्रांड्स नहीं थे, कैंपेन्स नहीं थे, जब इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, तब भी आवाज़ें थीं। और जब आवाज़ें थीं तो बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो हम लोगों तक पहुंचाते थे। ज़रिए अलग अलग थे, तरीके अलग अलग थे, पर आवाज़ें थीं। अगर आप 1 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे और आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तब कुछ नहीं तो आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी। तो आवाज़ें ना हमारी आदत है, चाहे वो हॉर्न की आवाज़ हो, घर में कुकर की सीटी की आवाज़ हो, बच्चे के रोने की आवाज़ हो, घड़ी की टिक-टिक की आवाज़ हो, पर आवाज़ें हैं। जैसे इस वक्त किसी बच्चे की आवाज़ मैं सुन रही हूँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है पता नहीं, पर है। और आवाज़ों का जादू और महत्व की बात करूँ तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैंने घुसते ही जो जेपी शर्मा जी हैं, जिनको मैं शर्मा अंकल कहती हूँ, मैंने उनसे पूछा था सर्वेश तिवारी कौन है, तो उनको लगा कि मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन बात ये है कि मैंने उन्हें सुना है, देखा नहीं था। तो मैं ऑडियो से विजुअल मैच कराना चाहती थी कि वो कौन है। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा अच्छा ये है सर्वेश, क्योंकि आवाज़ों की खूबसूरती ये है कि आप एक अपनी तरह से तस्वीर बनाते हो कि ये शख्स इस एज ब्रैकेट का होगा, इस तरह का दिखता होगा, मुस्कुराता होगा, नहीं मुस्कुराता होगा, इसको क्या पसंद होगा, क्या नहीं पसंद होगा, और यही खूबसूरती है आवाज़ों में। और अगर आप ध्यान दें कि YouTube के बहुत पहले जब आप सिर्फ आकाशवाणी सुनते थे या शुरुआती दौर में जब आप प्राइवेट FM सुनते थे, तो हर शख्स अपनी अपनी तरह का आरजे और प्रेजेंटर इमेजिन करता था। हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक चांदनी हुआ करती थी, एक राजीव सक्सेना हुआ करते थे आकाशवाणी दिल्ली में, बाहर लाइन लगी होती थी ये देखने के लिए कि प्यार मोहब्बत की इतनी खूबसूरत बातें कौन करता है, और ये जानना नहीं चाहते थे। मैं तब आप ये कहिए मैं 20-21 साल की थी और मुझे ये लगता था कि ये तो बड़ा रूड बिहेवियर है कि ये अपने फैंस से नहीं मिलना चाहते। मैंने वो चांदनी मैम से पूछा तो उन्होंने कहा उनका दिल टूट जाएगा, 2 साल बाद रिटायर होने वाली हूँ, वो मुझे 17-18 साल के इमेजिन कर रहे हैं, तो फिर वो जादू जाता है। तो आवाज़ों का अपना जादू है और इस जादू के अलावा इम्पैक्ट है, हम उनकी बातें करेंगे। पर उसके पहले अगर मैं इस हॉल में रैंडमली कुछ पूछूं तो जवाब मिलेगा? आप सब ने टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री पढ़ी है, जियोग्राफी पढ़ी है, रैंडमली कितने साल की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? सर इधर से कोई? 100 years? और कोई? 100,000 years. 100,000 years की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। देखिए बुक्स के अंदर तो स्टोन एज से शुरू होती है हिस्ट्री और अब तक आती है। जी, स्टोन एज से जो शुरू होती है तो कहानियां और फैक्ट्स कितने कहाँ तक होते हैं? स्टोन एज में जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो आवाज भी नहीं थी कि बस सांकेतिक था कि हम लोग कहते थे भूख लगी है तो ऐसे करके। जी। लेटर ऑन दे डेवलप्ड दिस ऑल दिस लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल। जब हम सिविलाइजेशन हिस्ट्री की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक में कितने पीछे तक जाते हैं? ठीक है, स्टोन एज की बात करते हैं, लेकिन जब आप किस्से कहानियां, कौन राजा था, क्या करता था, कहाँ तक जाते हैं? कई हजार साल। ठीक है। जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं तो कहाँ तक निकलते हैं जब हम भारतीय माइथोलॉजी की बात करते हैं?
जाते हैं। युग बीत जाते हैं, पर जो युग बीत जाते हैं हम जिस तरह से बोलते हैं, क्या हम उतनी अच्छी तरह से अपनी हिस्ट्री समझ पाते हैं? जब हम विमेन रोल मॉडल्स की बात करते हैं तो हम सब ने किताबें भी पढ़ी हैं, जिंदगी भी जी है, कितने रोल मॉडल्स की बात करते हैं जो इंडियन गिन लेते हैं यही हॉल में, कितने रोल मॉडल्स, विमेन रोल मॉडल्स? हाँ रजिया सुल्तान जी जी सुनीता विलियम्स जी मेरी कॉम एंड दुर्गावती, जी द्रौपदी विराट कोहली, कौन? अहिल्याबाई हाँ जी। तो कितने इस हॉल में कम से कम 20 तो हैं, हम 20-25, हम 20-25 नाम नहीं गिन पा रहे हैं, जबकि हमारे हजारों साल का इतिहास है। तो कहीं कुछ है जो कम है। और जब हम पीआर की बात करते हैं तो पीआर सिर्फ ब्रांड पोजीशनिंग, कैंपेन और स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन नहीं है। पीआर एक तरह से ओपिनियन मोल्ड करता है, उन आवाज़ों को रिकॉग्नाइज करता है और राइट टाइम पे राइट जगह पहुंचाता है। ये भी एक बात है, नेटवर्किंग भी है। तो आवाज़ें जितनी मीडिया के लिए ज़रूरी हैं, उतनी ही पीआर प्रोफेशनल्स जिस तरह से उसको यूज़ करते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उन आवाज़ों की बात की जाए। सेशन को नाम दिया गया फॉरगॉटन वॉइसेस, बट मैं ये कहूँगी कि इग्नोर्ड वॉइसेस। फॉरगॉटन नहीं है, हमें सबको याद है। अमीन सयानी को कौन भूल सकता है? नहीं भूल सकता। आप जैसे अमीन सयानी सुनते हैं तो आपको बिना का गीत माला याद आता है, भाइयों और बहनों याद आता है। तबस्सुम जी को कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। आपने मैं ये बहुत आराम से कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई मिलेनियल नहीं है, कि बचपन में जो टेलीविजन पे पहला स्टार इंटरव्यू देखा होगा वो तबस्सुम जी को ही लेते हुए देखा होगा। तो जब आप इंटरव्यूज की बात करते हैं और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज की बात करते हैं तो वो तबस्सुम जी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन आवाज़ों को एक जगह लाया जाए। और सिर्फ मैंने नहीं सोचा, ये टीम वर्क है। और वो कहते हैं ना कि अगर आपको शुरुआत करना है तो टीम बनाइए, टीम बना के रखिए, उसको कहते हैं प्रोग्रेस। और जब आप एक साथ रिजल्ट देते हैं तो उसको कहते हैं अचीवमेंट। तो मैं ये कहूँगी कि ये एक तरह का अचीवमेंट है कि हम बहुत सारी आवाज़ों को एक मंच पर लेके आ पाए। तो जो बात मैं कर रही थी कि कोई भी सभ्यता हो, वहाँ पे जब कहानियाँ, तथ्य ट्रांसफ़र होते हैं तो बहुत सारे कहानियाँ वोकल होती हैं, बहुत सारी लिखित होती हैं, जिनको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो आज अगर समय समय पे आप ये छोड़ दीजिए कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी नहीं है, लेकिन कई साल से हमारी माइथोलॉजी पे ही बहुत डिबेट होती है। एक होता है डिस्कशन, एक होता है डिबेट। पर हम वो सोसाइटी है, और डिबेट कोई गलत बात नहीं है, अगर हम वो सोसाइटी है जहाँ लगातार डिबेट चल रही है, फलाना था कि नहीं था, फलाना था तो उससे जुड़ी ये कहानियाँ हैं, वो थी कि नहीं थी। ये क्यों है? क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक या दो वॉइसेस में है, मल्टीपल एस्पेक्ट नहीं है, और अगर हैं तो वो पॉपुलर कल्चर में नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि विमेन रोल मॉडल, मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास विमेन रोल मॉडल्स हैं, पर वो इनविजिबल हैं या इग्नोर्ड हैं। अगर आज मैं अपने स्कूल में जाऊँ तो हमारे स्कूल वालों की स्कूल लाइफ में बहुत सारे जो हाउस लीडर्स होते थे, जो स्कूल मॉनिटर्स होते थे, वो लड़कियों के रोल मॉडल्स होते थे। स्टेट लेवल पे देखिए तो 4-5 IPS अफसर होंगे, IAS होंगे, कोई खिलाड़ी होगी जो रोल मॉडल होगी। अगर आप नेशनल लेवल पे देखिए तो अलग एक रोल मॉडल्स का लिस्ट है। लेकिन चूंकि वो पॉपुलर कल्चर का पार्ट नहीं बने, मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बने, और वो डॉक्यूमेंटेशन ऐसा रहा कि जब भी हमने रोल मॉडल की बात करी, रानी लक्ष्मीबाई से शुरू हुआ, सरोजिनी नायडू गया, उसके बाद सुनीता विलियम्स को भी हमने जोड़ा, उसके बाद भी वो लिस्ट फिर इंदिरा गांधी से होते हुए खत्म हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं है। आज की डेट में लड़कियां इतना कुछ कर रही हैं और इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे,
हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, पीआर वर्ल्ड में भी, कि पहला एंटरटेनमेंट पार्क जो बना मुंबई में, वो कैसे बना, उसके पीछे की क्या कहानी थी, किसने बनाया? या फिर जब टेस्ट मैच और जो 50 इनिंग का जो खेल होता था उससे आप 2020 पे आए, तो उसकी स्टोरी क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों ऐसा हुआ कि जब पहला प्राइवेट चैनल आया तो अपलिंकिंग इंडिया को अप्रूव होने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में बैठा कोई ये कह रहा था गरीब देश इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप याद करें तो शुरुआती दौर में सिंगापुर से अपलिंकिंग होती है। ये सारी स्टोरीज हैं, ये स्ट्रगल की स्टोरी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अपनी स्टोरी है। पर क्या मैं एज ए मीडिया स्टूडेंट उसको जानती हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पढ़ा है। मुझे आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे कॉर्पोरेट में जुड़े हुए 10-10, 15-15 साल के प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता हुआ, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेट मी टेल यू हियर इटसेल्फ, इट इज द स्टोरी इन विच जी इज इन्वॉल्व, क्योंकि जी पहला ग्रुप था। लेकिन जब जी ने अपना डॉक्यूमेंटेशन कराया तो इट वाज जी किसने बनाया, किस साल में क्या हुआ, उसके प्रोमिनेंट नाम क्या थे, बस। तो हमारे यहाँ जो आर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो सिर्फ वो पर्सन सेंट्रिक ज़्यादा है और वहाँ से लर्निंग्स कम निकलती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन में जनरली हम थोड़ा सा गुरेज करते हैं फेलियर्स को डॉक्यूमेंट करने में, और कैसे हम रिजिलिएंट हुए और कैसे हम फिर से खड़े हुए। हम सिर्फ सक्सेस डॉक्यूमेंट करते हैं, वो भी पार्शियल। तो वो एक गैप है। और दूसरी बात ये कि जो हमारा कल्चर ऑफ डॉक्यूमेंटिंग है वो अगर आपने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी हो, जहाँ पे वो कहते हैं कि बिना भय के प्रीत नहीं होती, और बहुत मुझे वो अभी लाइन याद नहीं आ रही, तो वहाँ भी दुर्योधन कहते हैं श्री कृष्ण से कि जो जीतता है इतिहास उसी की नजरों से देखा जाता है, इसलिए जो हारा उसका तो कहीं इतिहास ही नहीं होता, जबकि वहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स आती हैं, या जो डगमगाया उसका इतिहास नहीं होता। ये सारी बातें दिमाग में चल रही थी, और अब 25 साल मुझे भी हो गए हैं मीडिया और कम्युनिकेशन वर्ल्ड में, तो मैं सोच रही थी कि सिर्फ एक किताब लिख दिया जाना, सिर्फ एक प्रोजेक्ट कर दिया जाना काफ़ी नहीं है। अगर इस लाइन में मैं हूँ और मैं 25 साल से लगातार बनी हूँ, तो मुझे आने वाली पीढ़ी जो पीआर, कम्युनिकेशन, मीडिया में काम कर रही है, उसको वो डॉक्यूमेंट दे के सुपुर्द करना चाहिए, जहाँ पर ये भी बताया जाए कि जब पैर लड़खड़ाते हैं तब संभलते कैसे हैं, जब आप गिरते हैं तो दोबारा लोग उठे हैं, और जब उठे हैं तो क्या बेहतरीन उठे हैं। तो इन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, ये आइडिया मेरा था। और बेसिकली मैं आकाशवाणी और वॉइसेस तक सीमित थी। IGNC पहुंची। IGNC क्यों? क्योंकि वो कल्चरल स्टोरीज का डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड। तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे कहेंगे कि हाँ आकाशवाणी पे बहुत कम लिखा गया है, सिर्फ आकाशवाणी एज एन ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया है, तो आप लिखिए। लेकिन वहाँ मुझे मिले डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने इसको और गहरा कर दिया। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, मैं आपको बता रही हूँ कि वो मेंबर सेक्रेटरी IGNC इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर तो हैं ही, वो मेरे गुरु भी हैं। और मुझे बहुत कठिन हुआ वहाँ ये समझाना कि नहीं मैं आकाशवाणी का ही करूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, देखना है तो खुल के देखो वॉइसेस को। वॉइसेस सिर्फ आकाशवाणी में नहीं है, जगह जगह हैं वॉइसेस। तो वो मल्टीपल लेवल ऑफ डिस्कशन के बाद एक प्रोजेक्ट ने जन्म लिया, जिसको हमने नाम दिया आवाज़ों की जुगनू। अब आवाज़ें कौन सी और जुगनू क्यों, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं जोशी जी की आवाज़ आपको सुनवाती हूँ कि उनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या था और ये किताब क्या करती है। और सही बताऊँ, एज अ मीडिया स्टूडेंट, एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, मैंने ज़रूर इस किताब के महत्व को देखा, पर जब तक उन्होंने ये लेंस नहीं लगाया, मैं सिर्फ इसको इंटरव्यू बेस्ड एक क्रॉनिकल मान रही थी। लेकिन अब आप सुनिए कि उनका विजन क्या था, और जिसके बाद आवाज़ों की जुगनू
पूरी तरह से बदल गए। तो जो श्रुति परंपरा के जो अवयव हमारी संस्कृति की परिधि में है, वो श्रुति परंपरा के अवयव कहीं से गायब होते चले जा रहे हैं। अभी मातृभाषा दिवस के अवसर पर हमने इस बात को बहुत शिद्दत से रेखांकित किया था कि आज हमारी भाषा में से वो सारे के सारे जो लालित्य और उतार चढ़ाव है, वो सारी चीजें गायब होती चली जा रही हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में फोनेटिक्स तक नहीं पढ़ाया जाता, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि किसी शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। दंतव्य और तालव्य जैसे शब्दों का फर्क करना बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, और जब ये समझ में नहीं आता तो उन लोगों के लिए इस बात को पचा पाना बहुत कठिन होता है कि आवाज देना भी अपने आप में कलाकारी का रूप है। तो ये हमने एक हिम्मत की, हमने कहा ये प्रोजेक्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं उन सारे लोगों को जिनकी आवाज़ें हम बचपन से सुनते रहे हैं। बहुत सारे लोग, चाहे वो जसदेव सिंह हों, चाहे वो अमीन सयानी हों, चाहे देवकीनंदन पांडे हों, चाहे अशोक वाजपेयी हों। मुझे तो अभी याद है मेरे माता पिता ने शाम को 7 बजे खेल के घर लौटने का समय तय कर दिया था और शाम को 7 बजे समाचार आता था, तो किसी घर से वो आवाज़ आती थी, ये आकाशवाणी है, अब आप अशोक वाजपेयी से समाचार सुनते। मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी कि 7 बज गए हैं, जल्दी घर पहुँचो, अशोक वाजपेयी समाचार सुनाना शुरू कर चुके हैं। तो ये सारी जो आवाज़ें थी वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अमीन सयानी का बिना का गीत माला सुनना और बिना का गीत माला सुनने के लिए चिरौरी करना, क्योंकि उस समय आमतौर पर जब वो वार्षिक प्रोग्राम आता था तब हम लोगों की 6 परीक्षा होती थी और 6 परीक्षा के रिजल्ट पर ही वार्षिक परीक्षा डिपेंड करती थी। इसलिए माँ बाप को बाकायदा बुला के दिखाया जाता था कि देखिए हम पिछले 10 दिन से कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि वो हमें बिना का गीत माला का आखिरी कार्यक्रम सुनने। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने 3 पीढ़ियां यानी अलग अलग जनरेशंस को लिया है। इसीलिए तो सोनल भी इसमें शामिल हुई है। जहाँ हरीश भिमानी जी जैसे लोग हैं या देवकीनंदन पांडे हैं, वहाँ पर सोनल भी शामिल होना ये सिर्फ इसलिए कि हम एक पैनोरामिक व्यू देना चाहते थे कि ये जो आवाज़ की दुनिया की जो निरंतरता है, उसकी जो शाश्वतता है, वो अपने आप में बरकरार है, चाहे कोई भी माध्यम कहीं से भी आए। लेकिन ये जो माध्यम है, इसकी एक अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत प्रेजेंस है। आपने और यही इसी बात को मैं आगे बढ़ा के कहना चाहूँगी। ये अशोक वाजपेयी जी का जिक्र कर रहे थे। अशोक वाजपेयी जी के भी बहुत पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ, देश घड़ी मिलाता था शाम 8 बजे की बुलेटिन से, जब वो कहते थे नमस्कार, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। वो एक ऐसी अथॉरिटी की आवाज़ थी कि घड़ी मिला लो, अगर ठीक नहीं है तो 8 बज गए हैं। ये ट्रस्ट है जो वो आवाज़ लेके आती थी। या फिर आप उतना पीछे भी क्यों जाते हैं, मैं कम्युनिटी रेडियोज़ को ट्रेनिंग देती हूँ अलग अलग बहुत सुदूर इलाकों में। जब कम्युनिटी रेडियो स्टैब्लिश होते हैं तो ट्रेनिंग देती हूँ। 3 महीने में थी जब उत्तराखंड में वो भूस्खलन हुआ था, बाढ़ आई थी। वहाँ एक कम्युनिटी रेडियो है बहुत ऊपर, रुद्रप्रयाग के आगे, मंदाकिनी की आवाज़। तो वहाँ मैं फ़ोनों की ट्रेनिंग दे रही थी कि फ़ोनों कैसे लिया जाता है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल फेडर्स वाला सिस्टम नहीं था, तो बहुत छोटा सा जुगाड़ू एक यंत्र था। तो मैंने कहा कि हाँ कॉल लगाओ, तो कॉल लग नहीं रहा था क्योंकि बराबर कॉल आ रहा था। मैंने कहा चलो ले लो, मुझे तो यही सिखाना है ना कि कॉल कैसे लेना है, फिल्टर करना है और कैसे उसको कंसोल पे लाना है। तो वहाँ से एक इंसान बोल रहा था शर्मा जी से बात करा दीजिए। तो वो बोले कौन से शर्मा जी, वो जो आपके यहाँ मौसम बताते हैं। तो वो एक शर्मा जी थे, आनंद शर्मा, मौसम विभाग के, जिनको ये लोग 3-3 दिन के लिए रिकॉर्ड करते थे कि मौसम कैसा रहेगा। तो बोले वो तो अब कल ही आएंगे। बोले नहीं, मुझे आज ही सुनना है। तो और वो एकदम अड़ गया। तो हमने पूछा क्यों? तो उसने बोला अगर तो वो कहेंगे कि तेज बारिश है तो गाय अंदर बांध के जाऊंगा, और अगर वो कहेंगे बौछार है तो बाहर बांध के जाऊंगा। मैंने कहा जाएंगे कहाँ? नीचे जाना है सामान में। तो ये होता है ट्रस्ट जो आवाज़ें बिल्ड करती हैं, और ये होता है वो रिलेशनशिप, कनेक्शन और नेटवर्किंग जो आवाज़ें अपने साथ लेकर आती हैं। अब अभी इसी हॉल से एग्जाम्पल देती हूँ। इस प्रोग्राम में सबका स्वागत करने के बाद
अक्षय ने कहा यहाँ एक हैं आरजे सिमरन जिनको हमने बहुत सुना है, देखा आज है। ये वो कनेक्शन है कि सिमरन सुनते ही वो कनेक्शन इनको समझ में आया। हाँ, जब मैं गाड़ी में बैठता था ड्राइव करने के लिए तब भी सुनता था, जब मैं बस में स्कूल जाता हूँगा तब भी सुनता था, क्योंकि सिमरन सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, आवाज़ों का 3 दशक है। और वो FM गोल्ड पे भी हैं, प्राइवेट FM में मुझे लगता है दिल्ली का कोई ऐसा प्राइवेट FM नहीं है जिस पे सिमरन की आवाज़ नहीं है। और मैंने अपनी तरफ से इनको इनवाइट किया कि आप चलिए मेरे साथ, क्योंकि मेरी किताब के 31 जुगनुओं में आप एक बहुत इम्पोर्टेंट जुगनू हैं। तो आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा लिबर्टी लेते हुए मैं इनको साथ लेकर तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, इवन जिस दिन किताब लॉन्च हुई बहुत लोगों के मन में ख्याल था कि आवाज़ों के जुगनू क्यों, सितारे क्यों? जिन लोगों ने इतने साल दिए वो अभी जुगनू ही रह गए, सितारे नहीं हुए। तो उनका जवाब मेरे पास था, जो जवाब बहुत खूबसूरती से सिमरन ने भी एक इंस्टा रील में दिया। तो वो जवाब मैं सिमरन के लिए ही छोड़ूंगी, मैं रिकॉर्ड करके लाई हूँ। लेकिन जैसा कि आप देखें, जुगनू जो होता है जिसको हम अंग्रेजी में फायरफ्लाई कहते हैं, वो अंधेरे में रोशनी देता है। तो ये जो आवाज़ें हैं वो कभी उम्मीदें देती हैं हमको, कभी मुस्कान देती हैं, कभी हम इसी के बहाने हंस लेते हैं, कभी बहुत सारी बातें जो हम कभी अदरवाइज सोचने का टाइम ही नहीं निकाल पाते, वो रेडियो पे सुनकर या किसी टेलीविजन शो पे सुनकर या किसी डिस्कशन पैनल पे सुनकर हम सोचने लगते हैं कि अरे इस तरह से तो सोचे ही नहीं। या फिर कई बार हम भी सोचते कि हाँ बिल्कुल ये मैं भी सोच रही थी, ऐसा भी होता है। तो ये आवाज़ें हमें उम्मीद के साथ साथ बहुत कुछ देती हैं। कुछ नहीं तो जिस तरह से पब्लिक रिलेशंस ओपिनियन मोल्ड करने का काम करता है, ये आवाज़ें ओपिनियन मोल्ड होने से पहले के स्टेप पे मल्टीपल ओपिनियन से लोगों को अवगत कराती हैं कि अब आप चाहें तो एक अनबायस्ड ओपिनियन तैयार कर सकते हैं। पीआर का इसमें रोल क्या होता है? पीआर उस तरह का ओपिनियन तैयार करता है, कॉर्पोरेट पीआर, जो हमारे पक्ष में हो या जो आप स्टेप लेने को कहना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, उस तरफ आप उनको एक स्टेप ले जा पाए। तो और इसमें बिना आवाज़ों के पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आज की डेट में AI की ही आवाज़ें क्यों ना हो। हालांकि वो ये अभी बहुत खतरनाक दौर है, लेकिन फिर भी बिना आवाज़ों के तो ये संभव नहीं है, भले ही वो टेक्निकल, मैकेनिकल, रोबोटिक्स वाली आवाज़ें हों। इवन आप जब फ़ोन लगाते हैं तो क्या सुनते हैं, अभी बिजी है या थोड़ी देर बाद लगाइए, वो भी आवाज़ें हैं। सिर्फ टू से काम नहीं चला तभी तो वो आवाज़ें सुनाई दी ना। तो इसलिए इन आवाज़ों को हमने सितारे नहीं जुगनू कहा। 31 आवाज़ें हैं इस किताब में और 6 प्लेटफॉर्म से 6 तरह की आवाज़ें हैं, वो जो किसी मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन सब की आवाज़ बनी, कोई शो फॉर्मेट की आवाज़ बनी जैसे तबस्सुम इंटरव्यू, टेलीविजन पे इंटरव्यू की पहली आवाज़ है, या फिर शम्मी नारंग जो दूरदर्शन न्यूज़ की भी आवाज़ है, दिल्ली मेट्रो की भी आवाज़ है, रिनी साइमन जो दूरदर्शन न्यूज़ की भी आवाज़ है, दिल्ली मेट्रो की अंग्रेजी आवाज़ है। दीप्ति सिंह को ले लीजिए आप, जब आप एयरटेल पे जिस आवाज़ को सुनते हैं, जब वो कहते हैं कि लाइन अभी व्यस्त है और दोबारा ट्राई कीजिए, तो जिस आवाज़ को हज़ारों लाखों लोग कोसते हैं वो आवाज़ दीप्ति सिंह की है। और ई लर्निंग की शुरुआती जो आवाज़ें थी उनमें दीप्ति सिंह हैं। फिर आप थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा अभी से थोड़ा सा पीछे जाइए, कोरोना काल में हमने भर भर के सराहा भी और कोसा भी। कौन सी आवाज़? जसलीन भल्ला, जब वो कहती थी कि 2 हाथ की दूरी रखिए और मास्क पहन के रखिए, जब भी आप फोन कॉल लगाते थे तो वो आवाज़ जो आती थी जसलीन भल्ला की। ये भी अपने आप में बहुत नोटेबल है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत खुशी हों किसी आवाज़ से, लेकिन वो आवाज़ आपकी आदत में शामिल हो जाए, आपके एक्सपेक्टेशन का एक भाग बन जाए कि आप फ़ोन लगाएंगे और सबसे पहले वो बोलेगी अपना ध्यान रखिएगा। ये भी ये आवाज़ ना हो तो वो जो गैप है आपके और जिससे आप बात करना चाहते हैं उसके बीच,
वो समय या तो साइलेंस होगा या आप बहुत सारी बातें सोचेंगे। उस आवाज़ ने क्या किया, आपके थॉट प्रोसेस को कॉन्सेंट्रेट करके चैनलाइज कर दिया कि देखो बस तुम इनसे जो भी बात करने वाले हो, जिनको फ़ोन लगाया, एक बात ध्यान रखना, 2 हाथ की दूरी होना ज़रूरी है और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये उस आवाज़ ने काम किया। इसके अलावा आप चाहे देखिए डोरेमोन हो, चाहे छोटा भीम हो, जो टैब और वो कंप्यूटर पे या टीवी पे लगा के माएँ आजकल अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, तो वो आवाज़ कहाँ से आती है? वो किसी डबिंग आर्टिस्ट की आवाज़ है, सोनल कौशल की आवाज़ है वो। और सोनल कौशल यहाँ दिल्ली की ही रहने वाली हैं। जिस तरह से वो पॉपुलर हुई, मिस्टर शर्मा यहाँ पे हैं, बोलने में बड़ा दिक्कत होगी, शर्मा अंकल यहाँ पे हैं। वो वहाँ जब ये बुक लॉन्च हुई थी तो वो गवाह है इस चीज़ के कि हरीश भिमानी से लेके इतने बड़े बड़े स्टार्स बैठे थे, पर जो हॉल में बच्चे थे वो सब जाके सोनल कौशल के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे। पेरेंट्स लाइन में लगे थे कि डोरेमोन के साथ फोटो खिंचानी है। तो ये होती है पॉपुलैरिटी। और डोरेमोन कैसे करता है वैसे करना है। छोटे भीम को गुस्सा क्यों आता है, सब कंठस्थ था, किसी बच्चे को कुछ याद नहीं कराना पड़ा था, उसका मैनरिज्म से लेके सब कुछ। तो ये होता है आवाज़ों का जादू। इसके अलावा इस किताब में कुछ आवाज़ें हैं जो प्रॉपर डबिंग वॉइसेस हैं, जिनको अक्सर हम लोग नहीं देखते, जैसे चेतन शशिकल। चेतन शशिकल को हम आवाज़ों की दुनिया का बिग सी कहते हैं। जैसे एक्टिंग में बिग बी हैं, वैसे चेतन शशिकल बिग सी हैं। 54 आवाज़ों में वो डबिंग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर की आप जितने भी एड्स देखते हैं, किसी में भी सचिन की आवाज़ नहीं है, वो चेतन शशिकल। आप अमिताभ बच्चन का चाहे वो डाबर का ऐड देखें या दूसरे ऐड देखें, वो अमिताभ जी नहीं है, वो चेतन शशिकल की आवाज़ है। शाहरुख के बहुत सारे ऐड जो आप देखते हैं या विराट कोहली के बहुत सारे जो ऐड देखते हैं, कहीं विराट कोहली नहीं है, वो चेतन शशिकल। तो ऐसी, और चेतन शशिकल अब 65 के हो चुके हैं, टेक्निकल साइड से हैं, सिविल इंजीनियर रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि कैसे कर लेते हैं आप, तो उनका कहना था ये भी तो इंजीनियरिंग है, ब्रैकिया की इंजीनियरिंग। तो ये सारे लोग इसमें हैं। इसके अलावा एक सोनिया नायर है। सोनिया नायर के लिए अगेन मैं कहूँगी कि उनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वो भी डबिंग की दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जो मुंबई में नहीं रहती, दिल्ली में नहीं रहती, वो बेंगलोर से थोड़ी दूर रहती हैं, बड़े आराम से अपना एक स्टूडियो है। और जूही चावला, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, इन सब के एडवर्टीजमेंट में वॉइस सोनिया नायर की है, और काजोल। तो ये लोग किस तरह से अपने आवाज़ पे काम करते हैं, किस तरह से इन्होंने सोचा कि ये कर सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। विराज आधव है इसमें, जो स्पाइडरमैन की आवाज़ है, जिनको बच्चे एक बार में पहचानते हैं, लेकिन विराज आधव को आप देख लेंगे तो आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि यही स्पाइडरमैन है या यही जेम्स बॉन्ड। तो हमने इस किताब में जो कोशिश की है, वो आवाज़ें जो दिखाई कम दी पर सुनाई बराबर देती हैं, जिनसे हमारी दुनिया बनी है, घिरी है, हम उन आवाज़ों को एक साथ लाएं। और वो आवाज़ें सिर्फ ये ना बताएं कि इस साल में मैंने शुरुआत की, फिर मुझे ये काम मिला, फिर मुझे ये अवार्ड मिला। इस किताब में आप सुनेंगे, जब शम्मी नारंग पढ़ेंगे भी, सुनेंगे क्यों ये भी बताती हूँ, पढ़ेंगे कि जब शम्मी नारंग बताते हैं कि कितनी आसानी से उनको पहला ब्रेक मिला, लेकिन फिर पैर क्यों डगमगाए, क्यों कभी वो नर्वस हो गए, क्यों ऑडिशन देने में वो घबराए, कहाँ अटक गए। या फिर रघुवीर यादव को आप सबने एज एन एक्टर देखा है टेलीविजन पे, मैंने उनको यहाँ इस किताब में शामिल किया है एज एन वॉइस आर्टिस्ट। जब आप कहते हैं सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई टाइम खाया जाता है, ये गीत भले उनकी आवाज़ में है, पर फिर गाने वाले तो बहुत सारे हैं। वो यहाँ क्यों है? वो यहाँ है मध्य प्रदेश के कैंपेन की आवाज़, MP गजब है। तो उनकी एक जर्नी है कि 12-13 साल का लड़का घर से सिर्फ इसलिए भाग जाता है कि उसको साइंस नहीं लेना, उसको संगीत में कुछ करना है।
और फिर कैसे वो एक पारसी थिएटर के साथ ट्रैवल करता रहता है और एक दिन वो पारसी थिएटर बंद हो जाता है।